नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे है। गुरुजी, मेरा एक सवाल है, साधना में होश का क्या महत्व होता है? साधना में होश का महत्व। होश का मतलब जागृत स्थिति में रहना। साधना करते हुए होश में, जागृत स्थिति में समझ के अपने आप को जांचते रहना कि मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है। मन को नहीं रोकना है, क्या कुछ रोकना नहीं, न तो करना है न तो न करना है, क्या सरलता से सहजता से बैठ जाना है और अपने आप को देखना है। मन जहां जहां जा रहा है उसे बस देखना है, दृष्टा भाव से। क्या करना है? देखना है और जांचते रहना है कि यहाँ पे ये जा क्यों रहा है, क्या यहाँ पे ये जा क्यों रहा है, जांचते रहना है। और कर्म करते हुए भी जांचते रहना है। कर्म को भी साधना बना लो, और ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे साधना करो और समय क्या करो। कर्म करते हुए भी अपने आप को जांचते रहना, समझ के काम करना, क्या उचित है क्या अनुचित। अनुचित का त्याग करना है, उचित करना है। मेरे जीवन जीने के लिए, जीवन के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए, बाहरी कल्याण के लिए जो ठीक होगा, आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, इसका विशेष ध्यान देते हुए साधना भी करना है, कर्म भी करना है। बात समझ रहे हो? जांचते रहना, जांचना। क्या हम क्या होता है, हम ज्यादातर दूसरों को जांचते रहते हैं। किसको? दूसरों को जांचते रहते हैं। हमारी आदत है, कोई काम करता है बेमतलब का, हमें जांचने का नहीं मिला है तो भी उसके काम में कमी निकालने के लिए उसको जांचते रहते हैं। ये काम अपने साथ करना था, हम अपनी ऊर्जा को दूसरों में लगा रहे हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं। क्या? जिसका कोई मतलब ही नहीं, ये काम मुझे मिला ही नहीं। तो होश का मतलब अपने आप को जांचते रहना। क्या? अपने आप को जांचते रहना। हर वक्त, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, बातचीत करते, हर वक्त अपने आप को जांचना मतलब होश में रहना, जागृत स्थिति में जीना, सतर्क रहना। क्या? कर्मों के प्रति और विचारों के प्रति। कर्मों के प्रति, विचार के प्रति क्या सतर्क रहोगे? आप जा रहे हो, गटर आएगा, उसमें क्या सतर्क रहोगे? गटर का सुगंध आपको लेना ही पड़ेगा, उसमें सतर्क क्या रहोगे? सतर्क इतना रहो कि उसके प्रति राग द्वेष ना हो, क्योंकि वो प्राकृतिक गटर है। बात समझ रहे हो? कोई अच्छा है कोई बुरा है, न अच्छे के प्रति राग न बुरे के प्रति द्वेष। सतर्क रहने का मतलब मुझे राग द्वेष में नहीं फंसना है। क्या? मुझे बस अपना काम ईमानदारी से करना है। होश का मतलब ये है, होश में कार्य करना, समझ के काम करना, अपनी कमी को देखते रहना। अगर हो रही तो उसे न करना, अगर हो जाए तो उसे निकालना, अब आगे नहीं करूंगा। क्या? मान लीजिए हो जाए तो फिर नहीं करना, दोहराना नहीं। अगर दोहरा रहे हो, दोहराने के बाद तेहरा रहे हो, तो इसका मतलब आप होश में हो ही नहीं, होश का नाटक है। बात समझ रहे हो? एक बार अगर गलती हो जाए लेकिन दूसरी बार ना हो, लेकिन दूसरी बार हो जाए लेकिन तीसरी बार फिर पक्का ना हो, और तीसरी बार हो गया तो इसका मतलब नहीं, आप नाटक कर रहे हो, फिर आप कमजोर व्यक्ति हो। क्या? फिर अपने कमजोरी को दूर करो, फिर आगे बढ़ो। भाई एक बार पढ़ने में मिस्टेक होगी, 2 बार होगी, लेकिन तीसरी बार होगी तो इसका मतलब आपको पढ़ना नहीं आता। तो इससे अच्छा जाके क ख आ ई सीखो और फिर जाके मिलावट अक्षर कोई किताब पढ़ना। भाई एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, 3 बार थोड़ी ना होगी। और हर बार गलती भी हो रही है तो इसका मतलब आप उस लायक नहीं हो। जाओ पहले उस लायक बनो, फिर आगे बढ़ो। भाई आप कहीं लक्ष्य के प्रति दौड़ रहे हो, 1 बार गिरे 2 बार गिरे, इसका मतलब नहीं, अभी चलना सीखो। क्या? क्योंकि गिरने से आपको काफी तकलीफ हो जाएगी, शरीर कोई टूट जाएगा तो आपको बिस्तर पे कई महीने गुजारना पड़ेगा, और कोई ऐसा अंग न टूट जाए जैसे बने ही ना। बात समझ रहे हो? इसलिए 1 से 2 बार। हम क्या है, गलती पे गलती करते जा रहे हैं। क्या? होश में रहने का मतलब गलती नहीं करना है, सतर्कता से जीना है, सतर्क रहना है।
बात समझ रहे हो? बोलो। मुझे ध्यान में विचार बहुत ज्यादा आते हैं ध्यान करते थे। ध्यान में इसलिए विचार आते हैं कि आप आंख बंद कर दिए, तो जैसे ही आपने आंख बंद कर दिया, शब्द मिल नहीं रहे हैं, सुगंध अपने तरीके से मिल नहीं रहा है, स्वाद मिल नहीं रहा है, स्पर्श मिल नहीं रहा है, तो अब क्या हुआ? मन अचेतन मन में तुरंत चला गया। कहाँ चल गया? अचेतन मन में। तो अतीत में जितनी भी घटनाएं हो रही उसको लेके विचार आते रहते हैं। बात समझ रहे हैं? राग में चाहे द्वेष में, तो आने दो, आने दो। विचारे को मालिक आप तो हो नहीं, आओ हो। आप देखो ना, कहीं रास्ते से जा रहे हो, आप दुकान पे सामान लेने जा रहे हो, उस बाजार में कई दुकान है, लेकिन कई दुकान देखते हो उसके विचार आते हैं, लेकिन आप अपना काम करके जिस दुकान से सामान लेना है लेके घर पे आ जाते हो, दुकान छूट जाती है सब। तो विचार आने दो, अपने आप आ रहे हैं, स्वाभाविक आ रहे हैं, प्राकृतिक आ रहे हैं। आपको इससे क्या मतलब है? आपको क्या करना है वो देख लो, किस विचारों पे काम करना है वो देख लो। बात समझ रहे हो? किन विचारों पे काम करना है वो देखो। होश में रहने का मतलब सचेत स्थिति में जीना, हर वक्त कर्म करते हुए अपने आप को जांचते रहना, क्या उचित है क्या अनुचित है। उचित करके आगे बढ़ना। उचित करने से बाहरी आत्मिक कल्याण होता है। अनुचित करने से बाहरी तो हो सकता है लाभ हो जाए, लेकिन आंतरिक नुकसान हो जाता है, आंतरिक स्तर गिर जाता है। होश पूर्वक जीना, होश में रहना, सोच समझ के कर्म करना। क्या? अपने आप को दृष्टाभाव से देखते रहना, मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम तो मुक्ति और मोक्ष के निकले हैं, ये सब क्या हो रहा है, बस देखते रहना। क्या? देखते रहना। जैसे मान लीजिए सामने झगड़ा हो रहा है, बस तुम देखो, एक समय ऐसा आएगा झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्या? छुड़ाने जाओगे झगड़ा बढ़ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि झगड़ा ना छुड़ाओ, कभी कभी कोई कमजोर है तो उसे बचा लेना चाहिए, लेकिन देखो ना, झगड़ा अगर आप छुड़ाने लगो तो एक दूसरे पे ज्यादा हावी होते हैं। क्या? लेकिन अगर छोड़ दो दोनों को तो जल्दी निपट जाएंगे। तो अपने आप को छोड़ दो, बस देखो, दृष्टाभाव से देखते रहो। बात समझ रहे हो? देखते रहो। बोलो। विचारों को देखने से तो विचार और बढ़ जाएंगे। अब आप मन को देखो, मन कहाँ कहाँ जा रहा है, विचार आने दो, बढ़ने दो ना। कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? किन विचारों में आप लिप्त हो रहे हो वो देखो। देखो ना, आप बाजार में बैठे हो, कई लोग जा रहे हैं, कोई विचार नहीं आ रहा, लेकिन आपका शत्रु आ जाए तो द्वेष हो गया। और आपका कोई आपसे सुख मिल रहा है, उसको या आप उससे आपको, अगर वो आ जाए तो राग हो गया। जब वैसे विचार आते हैं जो आपको चाहिए, उसमें आप लिप्त हो जाते हो, मतलब के विचार में। नहीं तो विचार तो कितने आ रहे हैं, सब विचारों में अगर काम करने लगो तो आदमी पागल हो जाएगा। विचार स्वाभाविक आ रहे हैं ना। किन विचारों को पकड़ते हो वो देखो, और क्यों आपने पकड़ा वो देखो, ये पता लगाओ। किन विचारों को पकड़ा और क्यों पकड़ा, वहां तक जाओ। क्यों तक जाओ? क्यों मैं पकड़ रहा हूं? मैं तो छोड़ने के लिए निकला हूं। ये विचार को मैंने पकड़ा क्यों? पकड़ा तो इसका मतलब कुछ चाहिए था, अब उसके पीछे पीछे लग जाओ। क्या? लग जाओ। बोलो। क्या देखने मात्र से विचार कम हो जाते हैं? देखने के बाद काम करोगे ना, देखोगे तभी काम करोगे ना, देखोगे नहीं तो काम कैसे करोगे? बिना देखे काम कर पाओगे? किस चीज से? जो कुछ भी करना हो जीवन में, बिना देखे कर पाओगे? आप जीवन में जो भी काम करते हो बिना देखे कर सकते हो? देखना तो पड़ेगा। किसी न किसी इंद्रियों का देखने में प्रयोग उपयोग तो करना होगा। जैसे हवा नहीं दिखती, महसूस तो हो रही है, हम स्पर्श इंद्री से देख तो रहे हैं, फील तो कर रहे हैं। देखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बिना देखे आप काम ही नहीं कर सकते। इसलिए देखो, देखोगे तभी कर पाओगे ना, देख ही नहीं पाओगे
तो करोगे कैसे? मशीन बिगड़ी हुई है लेकिन ये खोज ही नहीं पाए देख के कि कहाँ बिगड़ी है, कैसे बनाओगे भले तुम्हें मशीन बनानी आती है। इसीलिए आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन का मतलब अपने स्वयं तक कैसे पहुंच जाऊं उसके लिए चिंतन करो, तो धीरे धीरे मार्ग मिलने लगता है। जैसे यहां से निकले और आगे लक्ष्य बनाया, वहां जा रहे हो, अगर रास्ते में भूले तो कोई आपको बता देगा, लेकिन आप यहीं से प्लानिंग करके गए, कौन सा व्यक्ति कहाँ मिलेगा तब नहीं हो पाएगा। तुम यात्रा करो, आगे होने लगेगा, लेकिन तुम करोगे तब ना। तुम तो सोच रहे हो बस बैठे बैठे सब हो जाए, ऐसे नहीं होगा। आपको बैठ के काम करना पड़ेगा, या बैठने से सोने से नहीं होगा। कितने लोग अपाहिज लोग पूरे जीवन बिस्तर पे ही तो सोए रहते हैं, क्या उनको ज्ञान हो जाता है? आप ये मत समझना बस लेटने से चुप रहने से ज्ञान हो जाएगा। अगर कोई अपाहिज है, गूंगा है, बहरा है, तब तो वो चुपचाप बिस्तर पे लेटा है, तब तो उसे ज्ञान हो जाना चाहिए। आप काम करो। अगर लेटने से आपको लग रहा है कि मैं बस लेटा हूं, बैठा हूं और इससे ज्ञान हो जाएगा, तो अपाहिज, गूंगा, बहरा है मान लो, तब तो वो पूरी जिंदगी किसी से बात भी नहीं कर रहा है, बहुत कम इंद्रियों का प्रयोग कर पा रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों से कोई बात भी नहीं करता, ठीक है, उन्हें झेलता है, तो आराम से वो बिस्तर पे पड़े हैं। अगर ऐसा होता तो उन्हें ज्ञान हो जाता। काम करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, देखने के बाद उस पर काम करना है छुड़ाने के लिए कि मैं कैसे छूटूंगा। लेकिन देखोगे तभी ना भाई, आप कोई मशीन बिगड़ी है, देखोगे तब ना पता लगाओगे इसमें कौन कौन सा सामान बिगड़ा हुआ है, क्या तभी ना पता लगाओगे। लेकिन देखोगे उसके बाद पता लगाओगे ना, देखने के पहले कैसे पता लगाओगे? जब आप मशीन को बिगड़ा हुआ अंदर देख लिया, तब आपको पता चला कि ये इसका पार्ट खराब हो गया, अब वो बाजार से जाके पार्ट लाओगे, तो आप देख लोगे तब ना किसी से पूछोगे कि मैं देख लिया, अब इससे कैसे छूटूं। अब आप बिना देखे कह रहे हो मशीन बिगड़ गई है, कह रहा है कौन सामान दूं? नहीं, सामान का नहीं पता है लेकिन मशीन मेरी बिगड़ी हुई है। अरे भाई सामान बता, कौन सा सामान, कौन सा पार्ट उसमें बिगड़ा है, कौन सा सामान लगेगा, उसका नाम बोल। बात समझ रहे हो? और ये पता आपको लगाना है क्योंकि मशीन आपकी खराब हुई है, अशांत जीवन आपका हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। जरूरी नहीं कि आप जिससे अशांत हो उससे ये हो सकता है ये इनका कारण और है, आपका कारण है, अलग अलग है ना। सबके घर में टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, गाड़ियां चल रही है, लेकिन क्या बिगड़ता है तो वही सामान बिगड़ता है। हो सकता है इनकी गाड़ी खराब हुई अलग सामान लगे, आपका हुआ अलग लगे, कि एक ही लगेगा? अलग अलग ना। तो आपके अंदर क्या खराब है इसे आपको देखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? इसके लिए आपको होश में जीना पड़ेगा, जागृत स्थिति में रहना पड़ेगा, हर वक्त अलर्ट। लेटने से, आराम से बैठने से भी नहीं कुछ होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मानसिक काम करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आत्मचिंतन मतलब कैसे मैं आत्म तक पहुंच जाऊं, उसके लिए चिंतन करना है, तब कुछ होगा। बस लेटे रहने से, बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। बात समझ रहे हो नहीं? चिंतन करो, चिंतन, उसमें मेहनत लगेगा। अब तुम आराम से लेटे हो, आराम से बैठे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लग जाओ पूरी तरह। समय का उपयोग करो, मैं ही आप लोगों को बोल रहा हूँ, समय का उपयोग करो। 8 घंटे तो कम से कम ड्यूटी कहीं न कहीं होती है, 8 घंटे तो कम से कम आत्मचिंतन करो अपने आप में। 8 घंटे ड्यूटी देते हो ना, तो 8 घंटे उस व्यक्ति का काम करते हो तब पगार देता है। किसके लिए? उसके लिए। और 8 घंटे आप ऑफिस में जाके कुर्सी पे बैठो, कुछ करो ही मत, आपको पगार मिलेगा? तो वैसे ही बस बैठने से, सोने से कुछ नहीं होगा। आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि मैं कैसे अपने आप को निकालूं, मैं कहाँ कहाँ उलझा हुआ हूं, काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। कोई संशय हो तो बोलिएगा। इसलिए लग जाओ, समय बर्बाद मत करो। पता नहीं काल कब आके कहे कि चलो हो गया। उम्र का थोड़ी ना है कि पक्का 60 साल बाद ही आएगा, 70 के बाद आएगा, हो सकता है किसी का 20 के बाद ही आता है, किसी का 100 के बाद ही नहीं आ रहा है, वो इंतजार कर रहा है काल आए, हाथ जोड़ रहा है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरा लेटर कहाँ भूल गया, परमात्मा भगवान कम से कम मेरा लेटर खोल, मुझे बुला, क्योंकि इंद्रियां पूरा काम करना बंद कर दी, इंजन पूरा खराब।
अब वो जाने के लिए व्याकुल, रो रहा है, तड़प रहा है। ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, आप लोग मिले हो कि नहीं? नहीं। मैं ऐसे बुजुर्ग से मिला हूँ, बुजुर्गों से, कि वो कह रहे हैं कि मेरा लेटर भगवान कहाँ छोड़ दिया, मेरा लेटर ला नहीं रहा है, क्योंकि वो 80-90 पार हो गए, एकदम मरने के लिए व्याकुल है, मरने के लिए व्याकुल है। क्या? ऐसे कई लोगों से मैं मिला हूँ जो मरने के लिए व्याकुल हैं, क्योंकि इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, परिवार के लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कमा के कुछ दे नहीं सकते, काम कर नहीं सकते, परिवार भी चाह रहा है मर जाएं। क्योंकि अगर आप किसी काम के नहीं हो तब आपको कौन पूछेगा? हाँ, छुच्छी को कौन पूछे? जब आपके पास कुछ है ही है नहीं तो आपको कौन पूछेगा? अरे आप चाय पीते हो, चाय खत्म तो गिलास कैसे फेंकते हो? लेकिन जब तक चाय है, कोई अगर मांगे दोगे, अगर कोई फेंक दे तो झगड़ा कर लोगे, लेकिन जैसे ही चाय खत्म होती, कहते लाइए सर मैं फेंक देता हूँ, कितना खुश होते हो क्या? लेकिन चाय रहे तो इसलिए इंद्रियां जब तक मजबूत है, इंजन जब तक मजबूत है, तब तक यात्रा कर लो। इंजन खत्म तो बस मरने का इंतजार करना पड़ेगा, तब कुछ नहीं। अरे गाड़ी जब तक चलाओगे तभी तक इंजन रहेगी, तभी तक। इंजन खत्म हो गई क्या करोगे? गाड़ी खड़ी, कुछ कर पाओगे? तो चाहे भौतिक यात्रा चाहे आध्यात्मिक यात्रा, गाड़ी सही रहे तभी कर लो। ऐसा ना हो पूरा इंजन फेल हो जाए तो तुम यात्रा करो, अब बोलो आत्मचिंतन करूंगा, होगा ही नहीं। इसलिए लग जाओ, पूरी तरह लग जाओ, सचेत अवस्था में जियो, हर वक्त काम करो। कम से कम 8 घंटे तो अपने आप को समय दो। कम से कम यहाँ तो आपको कोई, यहाँ तो व्यक्तिगत आप लोगों को कोई सेवा भी नहीं करनी है, तो यहाँ तो समय दो। और अपने आप से पूछो, मैं कुछ कर रहा हूँ कि ऐसे बस बैठा हूँ लेट रहा हूँ? ऐसा तो नहीं कि बस मैं लेटा हूँ बैठा हूँ कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। अपने आप से पूछो, क्योंकि तुम ही मालिक हो, तुम ही करने वाले हो, यहाँ पे दूसरा कोई नहीं है। तुम ही हिसाब देने वाले हो, तुम ही हिसाब लेने वाले हो, क्योंकि ये स्वयं की यात्रा है, मेरा की है नहीं। मेरा का होता तो भाई हिसाब लेता कि भाई कितना काम किया, नहीं तुम काम के लायक नहीं हो, जाओ। यहाँ तुम ही हिसाब देने वाले हो, तुम ही हिसाब लेने वाले हो। इसलिए ईमानदारी से हिसाब लो, ईमानदारी से हिसाब दो। बात समझ रहे हो? इसमें नुकसान आपका होगा हर तरीके से। समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, समय बर्बाद मत करो। बात समझ रहे हो? आपने साधक के जीवन का चुनाव किया है। समझ रहे हो? अरे मुझे कैसे पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुँच गए? पता चलेगा इसमें साधना में? जब चलोगे तब ना पता चलेगा कहाँ तक पहुँच गए। वो आप ही को पता चलेगा ना। जब भोजन करते हो तो धीरे धीरे बोलते हो ना, 1 गिलास पानी पीते हो, भोजन करते हो, चलो तो बोलता है पेट भरा, नहीं कुछ भर गया क्या, लेकिन पता रहता है कुछ बाकी है। धीरे धीरे उसको बोल देते हो कि भर गया पूरी तरह। आप प्यास खूब लगी है, 1 गिलास पानी दिया तो आप बोलते हो, खड़ा रहता है, बोलता है और लाओ, क्यों? अभी मेरा पूरा नहीं भरा। तो कुछ भरा इतना तो मालूम होता है, तो आप ही को मालूम पड़ेगा कि यात्रा हो रही है कि नहीं। अब कोई शादी कर ले और शादी के बाद पूछे करना क्या है, तो आप उससे हंसोगे नहीं कि शादी के पहले तू पूछता, तू शादी के बाद पूछ रहा है अब करना क्या है। अभी ऐसे लोगों पे हंसोगे नहीं। कोई व्यक्ति आज से आपको कहे कि मैंने शादी कर लिया, अब बताओ करना क्या है, आप उस पर हंसोगे नहीं। लेकिन शादी के पहले पूछता तो भाई बालपन रहता तो बात अलग थी कि भाई इसको नॉलेज नहीं है। कहने का मतलब है आप साधना कर रहे हो और पूछ रहे हो कि यात्रा कैसे होगी, कैसे पता चलेगा, तो इतना भी आपको नहीं पता। तो पता क्या है? फिर साधक के जीवन का चुनाव कैसे कर रहे हो कि मैं साधक हूँ? इतना तो पता आपको होना चाहिए ना। आपने किसी से पानी मांगा तो मतलब प्यास के बारे में पूरी जानकारी है ना। अब अगर आप उससे कोई आपसे कहे कि मुझे 1 गिलास पानी दो और आपसे पूछे कि पीना कैसे है
तो आप उस पे हंसोगे नहीं, ठीक है आप बताओगे लेकिन हंसोगे नहीं। और फिर पूछे प्यास कैसी होती है तो आप हंसोगे नहीं, प्यास तुझे लगी है, वो कैसे बताए प्यास कैसी होती है। तो कुछ व्यवहारिक चीजें, कुछ बेसिक चीजें आपको भी नॉलेज होना चाहिए। आप यात्रा में निकले हो, किसी से रास्ता पूछ रहे हो फिर कह रहे हो चलना कैसे है। आपसे कोई रास्ता पूछे और फिर पूछे चलना कैसे है तो आप हंसोगे नहीं उस पे। ये कोई बात होती है। आत्मिक चिंतन करो, गहराई में उतरो, बातों से बात नहीं बनेगी। बात समझ रहे हो। भोजन देख के नहीं, खा के पेट भरेगा और उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो। तो कैसे भी अपने आत्मिक कल्याण में लग जाओ, आत्मचिंतन करो। चिंतन का मतलब मैं कहाँ कहाँ उलझा हुआ हूँ, मेरा जीवन कैसे अशांत हुआ है, अब वो मैं नहीं करूँगा, इससे मैं कैसे निकलूँ, इसके लिए खोज करो। मशीन देखने से क्या खोज लोगे क्या कहाँ बिगड़ी है। कोई खोज सकता है। उसको चेक करता है ना, कहीं इधर लगाता है कभी इधर लगाता है। देखो कभी कभी बिजली का तार खराब हो जाता है तो कितनी जगह वो बोर्ड कहाँ कहाँ लगाता है, कहाँ खराब हुआ है, कि दूर से देख के बता देगा कि कहाँ खराब हुआ है। कोई भी सामान, मोबाइल भी है, कंप्यूटर भी है, खराब होने के बाद देखो कैसे कैसे चेक करता है कहाँ खराब हुआ है। बहुत समय तो कभी कभी उसको समझ में बहुत घंटे लग जाते हैं कि कहाँ खराब हुआ है, क्या पार्ट्स खराब हुआ है। ऐसे देखने से पता चल जाएगा क्या। तो आपको अपने आप को बस देखने से नहीं पता चल जाएगा, ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। देखो ना, गाड़ी का ट्यूब का कोई पंचर बनाता है, कैसे उसे पानी में डाल के ढूंढता है। क्या टायर देख के ट्यूब देख के पता चल जाता है। हाँ, एकदम ब्लास्ट हुआ है तो पता चल जाता है क्या। लेकिन अगर थोड़ा सा एकदम, कभी कभी तो एकदम ऐसा पंचर रहता है कि पंचर वाले भी जल्दी नहीं ढूंढ पाते, नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है 2 दिन में हवा निकालती तब। हाँ, कोई ब्लास्ट हो गया है, कोई बहुत बुरा आदमी है तो वो ढूंढ लेता है मैं कहाँ बिगड़ा हूँ। लेकिन बहुत सूक्ष्म यात्रा है ये। जैसे सुई, छोटी एकदम सुई होती है ना, उसमें धागा डालो जाता है जल्दी, वो हालत है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने आत्मिक चिंतन करोगे वैसे वैसे गहराई में जाओगे। याद रखना, बहुत आपको सूक्ष्म यात्रा करनी पड़ेगी। बहुत बहुत जैसे जैसे आप आत्मिक चिंतन करोगे वैसे वैसे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। देखो ना, समाज का कमजोर आदमी है, प्राइम मिनिस्टर राजा को कुछ भी बोलता है, उसकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, लोग हंसते हैं। लेकिन एक कोई विधायक, कोई एमएलए, कोई मुख्यमंत्री, कोई भी ऐसा ऑफिसर अगर एक शब्द बोल दे तो देखो उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं, क्योंकि वो उसका स्तर उठा दिया है। तो जैसे जैसे आत्मिक स्तर उठाओगे वैसे वैसे बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। और अगर आप आत्मिक स्तर उठा और जरा सा भी गलती की तो नीचे। बात समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट पे है, बड़ी पोस्ट पे, और उसने प्राइम मिनिस्टर या किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो क्या होगा, सस्पेंड नहीं, इंक्वायरी बैठ जाएगी। लेकिन कोई दरिद्र आदमी समाज का कुछ भी बोल दे, कोई पूछेगा। तो अगर आप आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर रहे हो तो सचेत रहने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करो ना। लेकिन आप आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हो तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको जागृत स्थिति में रहना होगा, ये ध्यान रखना, नहीं तो गिर जाओगे। क्या गिर जाए। हाँ, और गिरने में समय नहीं लगता है। देखो पहाड़ों में जो मंदिर है, जाने में हालत खराब हो जाती है, लेकिन जब हम उतरने लगते हैं तब हंसते हैं क्या। तो आप आगे जाने में बहुत मेहनत है, लेकिन गिरने में समय नहीं लेगा। इसलिए सोच समझ के बोलो, सोच समझ के उठो, सोच समझ के बैठो। मैं किन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ बहुत मायने रखते हैं। कुछ भी मत बोलो, क्योंकि आप आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हो। सोच समझ के बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ और किस भाव से बोल रहा हूँ। क्या भाव मायने रखता है, किन शब्दों को कैसे बोल रहा हूँ, किस भाव से बोल रहा हूँ। रस से मुक्त होके बोल रहा हूँ कि उस शब्दों में रस लेना है, तब आप भटक गए।
बात समझ रहे हो? बोलो, कोई संशय हो तो बोलिए आप लोग। और कोई प्रश्न है तो सोच समझ के यात्रा करिए, सचेत स्थिति में रहिए, जागृत स्थिति में जीवन जियो और अध्यात्म में चलो, अपना आत्मिक कल्याण करो। कैसे भी ढूंढो मेरे अंदर कहाँ कमियां हैं, उस कमियों को निकालते हुए आगे बढ़ो। ठीक है? मात नर्मदे हर।